सीसीएन न्यूज़ में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा, जिनसे हम जानेंगे कि वर्तमान आपदा के और कोरोना काल के दौर में क्या दिक्कतें चल रही हैं, सरकार के काम को वो किस तरह से आंकते हैं। सर, आपका स्वागत है सर हमारे चैनल में। धन्यवाद सुरेश भाई। सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि अभी कपकोट में खासकर मुनस्यारी क्षेत्र में आपदा आई हुई है और कोरोना की दिक्कतें चली रही हैं, तो ये एक दोहरी मुसीबत जनता के ऊपर आई हुई है। तो सरकार किस तरह से काम कर रही है, प्रशासन किस तरह से काम कर रही है, किस तरह से आप उसको आंकते हैं? देखिए, अभी उत्तराखंड अगर कहें तो दो तरह की आपदाओं से झेल रहा है। एक आपदा तो जो कोरोना के कारण पूरे देश में आई है, उसकी वजह से पूरे देश को महामारी एक्ट के तहत आपदा कर घोषित किया गया। तो कोरोना के कारण तो पूरा देश आपदा कर ग्रस्त है, लेकिन कोरोना के साथ साथ अब उत्तराखंड इस समय प्राकृतिक आपदा की चपेट में भी है। अगर मैं पहले प्राकृतिक आपदा को लूँ तो राज्य सरकार ने, मुझे लगता नहीं है कहीं पर भी प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए कोई एक क्या कहते ठोस रणनीति बनाई है। ये आप सबको मालूम है कि जून के अंतिम सप्ताह के बाद 20-25 के बाद आपदा की संभावनाएं पूरे उत्तराखंड राज्य में हो जाती हैं। और इस समय आपका पिथौरागढ़ जनपद का जो सीमांत क्षेत्र है, धारचूला विधानसभा क्षेत्र, धारचूला तहसील, बंगापानी तहसील, मुनस्यारी तहसील बड़ी तरह से कुमाऊं क्षेत्र में प्रभावित है। कुमाऊं कपकोट विधानसभा में है। उसी तरह आपने देखा हो कि कल टिहरी, गढ़वाल के टिहरी जिले में भी आपदा आई, 3 लोग वहाँ भी मर गए। जो मैंने देखा 19 तारीख की आपदा, जो पहली आपदा आई थी बंगापानी क्षेत्र में पिथौरागढ़ जिले में, वहाँ से अगर मैं एनालिसिस करूँ तो राज्य सरकार की अपनी कोई तैयारी पहले से नहीं थी। क्योंकि सबसे पहली तैयारी क्या होती है कि आप मई में ही इस तैयारी को कर सकते हैं। और जो हमारे 5 जिले हैं, विशेषकर अगर आप पिछले 8-10 सालों के आंकड़ों को देखेंगे तो जो 5 जिले हैं, पिथौरागढ़ है, बागेश्वर है, चमोली है, रुद्रप्रयाग है, उत्तरकाशी, जो ऊपरी हिमालय का ये हमारा इलाका है, ये सबसे ज़्यादा आपदाओं का शिकार रहा है। सबसे ज़्यादा जनहानि या अन्य तरह की हानि इन्हीं जिलों को झेलनी पड़ी हो। तो राज्य का सबसे पहले काम था कि इन जिलों में जो SDRF की टीम थी वो स्टेशन हो जानी चाहिए थी जिला प्रशासन के अंतर्गत, जिससे कि आपदा आते ही तुरंत टीम को आपदाग्रस्त क्षेत्र में रस किया जा सकते। और ये जो तैयारी आज भी कहीं नहीं देखी, किसी भी इन जिलों में हमारी SDRF की टीम तैनात नहीं थी, ना बागेश्वर में आज है, ना पिथौरागढ़ में थी तब, न अन्य जिलों में थी। और यही कारण है जब मुनस्यारी की आपदा आई बंगापानी क्षेत्र में, टांगा गांव में, उसके आसपास के गौला गांव में, विधायक हमारे हरीश दामी विधायक वहां पहले पहुंच चुके थे और SDRF की टीम बाद में पहुंची, क्योंकि उसको पिथौरागढ़ हरिद्वार से आना था। उसी तरह जो NDRF की टीम है वो वहाँ पर, जब NDRF की टीम सहायता के लिए है, वो गाजियाबाद से है। ये राज्य सरकार का काम थी। SDRF राज्य की अपनी आपदा की रिस्पांस टीम है, वो तत्काल उसको 5 लगभग जिलों में तैनाती हो जानी चाहिए थी। और NDRF की टीम को, जब डबल इंजन की सरकार है, राज्य सरकार को भारत सरकार से निवेदन करना चाहिए कि उत्तराखंड के किसी मैदानी अंचल में, चाहे आप हरिद्वार कहें या आप हल्द्वानी कहें, वहाँ पर NDRF की टीम स्टेशन होनी चाहिए, जिससे कि तुरंत रिस्पॉन्ड कर सके। एक तो यहाँ पर नज़ारा देखिए, कांग्रेस के काल में जब हरीश राव जी मुख्यमंत्री थे तो इन्हीं 5 जिलों में, चाहे अल्मोड़ा या आपका पिथौरागढ़ हो, बागेश्वर हो, चमोली है, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी में हम लोगों ने जिलाधिकारियों के अधीन हौली सेवा उपलब्ध दी, जिससे कि तत्कालिक आपदा की टीम को वहाँ पहुँचाया जा सके, अधिकारियों को, कर्मचारियों को, रसद को, सहायता को, या अगर हमको वहाँ पर लोग मेडिकली उपचार की ज़रूरत है, उनको मेडिकल सेंटर तक पहुंचाया जा सके। कल तक भी जब मैं गया था और उसके बाद 27 की तारीख के बाद जौल जी में है, 3 दिन तक लोग पूरे संसार से कटे रहे। SDRF की टीम वहाँ नहीं जा सके क्योंकि हेली सर्विस पिथौरागढ़ में उपलब्ध नहीं थी। पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी से शासन से जब बात की, शासन ने भी अनुमति दी, लेकिन देहरादून से पिथौरागढ़ तक हेली सर्विस इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि मौसम अनुकूल नहीं था। ये तैयारी पहले से ही होनी चाहिए। इन जिला मुख्यालयों में आपको हेली सर्विस, हेलीकॉप्टर की सेवा उपलब्ध करानी चाहिए, जिससे कि तत्काल आप वहाँ पर आपदा का रिस्पॉन्स कर सकें। बागेश्वर के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो बागेश्वर के कपकोट, रीमा क्षेत्र में भी आपदा आई, हालांकि कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई है, तो यहाँ किस तरह की व्यवस्थाएं चल रही हैं? देखिए, जो मेन आपदा है कि तो एक तो जनहानि का नुकसान होता है,
जहाँ जनहानि होती है तो वहाँ पर उसका व्यापक असर हो जाता है, लोगों की संवेदना बढ़ जाती हैं, लोगों को लगता है कि हाँ बड़ा वो हुआ, और होता भी है कि ह्यूमन लॉस सबसे बड़ा लॉस है। लेकिन जो दूसरी आपदा का जिक्र है कि गाँव में जो आपदा आ रही है, देखिए आप गाँव की दो कंपोनेंट हैं, गांव में या तो उसका घर है या उसका खेती है, और ग्रामीण जनजीवन में खेती ही आजीविका की सबसे प्रमुख सोर्स है। और इन आपदाओं में जो प्रकृति प्रवृत्ति क्षेत्र में आ रही है, कपकोट क्षेत्र में मैं खुद देख के आया था, बास्ती साइड में गया, मैं गया हूँ, यहाँ पर हमारी जो हानि हो रही है वो खेती कृषि क्षेत्र को हो रही है। आपकी छोटी जो नहरें थी AIBB के माध्यम से अब लाखों पैसा खर्च कर रहे हैं। कपकोट क्षेत्र में तो 2018 के बाद जो गूलें या नहरें नष्ट हुई थी, अभी तक वो उनका पुनर्निर्माण नहीं हुआ, कहीं हेड नहीं बने, कहीं नहरें अस्त व्यस्त हैं। तो आखिर हम लाखों रुपया राज्य के किसान को, काश्तकार के फ़ायदे में कर रहे हैं, तो इस ओर राज्य की सरकारों को थोड़ा सा सेंसिटिव होना चाहिए कि अगर किसान और काश्तकार को, जिसके पास थोड़ी सी भी सिंचाई की ज़मीन है, अगर उसको सिंचाई सुविधाएं न मिले तो उसका बड़ा नुकसान होने वाला है। जबकि इस ज़िले के अंदर बागेश्वर में एक पॉजिटिव सकारात्मक जो चीज़ हो रही थी कि यहाँ पर लोग, किसान का, काश्तकार, यहाँ कैश क्रॉप भी बढ़ रहा था। मुझे यहाँ के जिला प्रशासन के DHO और कृषि विभाग के अधिकारियों ने कहा कि आज 30-35% हमारी जो सब्जियाँ वगैरह के रिसोर्स पहले हम मंडी से लाते थे, अब बागेश्वर ज़िले के काश्तकार ही पैदा कर रहे हैं। तो उन काश्तकारों को अगर उनके हौसलों को बनाए रखना है तो आपको अपनी सिंचाई सुविधाओं को उनको देना ही देना होगा, और सिंचाई सुविधाओं को देने की प्राथमिकता से जो ये आपके नुकसान हो रही है इनको सुधारना। कारण ये भी आ रहा है इसके पीछे, जो नहरें आ रही हैं अभी तक विभाग सिंचाई विभाग के आइडेंटिफाई नहीं है कि इतनी नहरें हमारे पास प्रतिबद्ध हैं और इसमें कोई आपदा आ सकती है। इस आपदा पानी अगर बढ़ेगा तो इसकी रोकथाम के क्या उपाय किए जा सकते हैं। वो पानी आ रहा है, वो खेती की ज़मीन को बर्बाद करता है, लोगों के घर में मलबा बह जा रहा है। एक बात ये कह रहा था कि जो कोरोना अभी महामारी है उससे निपटने और या प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए, इन दोनों चीज़ों में जो है स्वास्थ्य सेवाएँ हमारी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, लेकिन स्वास्थ्य सेवाएँ कई बताया जा रहा है कि बहुत बदहाल हैं, टेस्टिंग नहीं हो पा रही है। तो क्या आप कैसे आते हैं सबको? पूरे राज्य के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं की हालत बहुत ही कमज़ोर है। अगर हम इसी क्षेत्र में देखें, कुमाऊं क्षेत्र में टेस्टिंग मात्र एक हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में हो रहा है, उस पर हम सर्वनिर्भर हैं। हजारों लोग, कम से कम 3 लाख से ऊपर प्रवासी इस राज्य के अंदर आ चुके हैं। हमने सरकार से मांग की थी कि हर ज़िले में टेस्टिंग की सुविधाएं होनी चाहिए और टेस्टिंग के साथ तुरंत लोगों को 1 या 2 दिन के परिणाम मालूम हो जाने चाहिए। लेकिन इन्होंने जो केंद्र सरकार ने बड़े बाजे गाजे के साथ कहा कि हम बागेश्वर और पिथौरागढ़ में टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध कराएंगे, लेकिन आज जो यहाँ पर टेस्टिंग बागेश्वर में हो भी रही, जो मशीन ऐसी है कि वो नेगेटिव को पॉजिटिव कर रही है, पॉजिटिव को नेगेटिव भी करे। मेरी एक बार यहाँ के जिला प्रशासन अधिकारियों से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा हम इस टेस्ट को फाइनल नहीं मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ कभी नेगेटिव आई रिपोर्ट को हल्द्वानी सुशीला तिवाड़ी में पॉजिटिव आ जा रही है और कभी यहाँ पॉजिटिव आई रिपोर्ट को वहाँ वो नेगेटिव है। तो लोगों से दहशत। एक तो सरकार को टेस्टिंग की सुविधा हर जिले में पर्याप्त होनी चाहिए। ऐसे हमारे पास भारत सरकार के पास ऐसे वैधानिक रिसोर्सेज हैं, तैयारी हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़ है कि टेस्टिंग की मात्रा को बढ़ाना बहुत आवश्यक है। आज इस राज्य के अंदर 6,000 से आंकड़े बढ़ रहे हैं, कहीं 10,000 तक आंकड़े तक आएंगे, कोई उसमें वो नहीं है। आज देश के अंदर 16 लाख के ऊपर को प्राप्त कर चुका है आंकड़ों का, और पर्वतीय क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में ये फैल गया तो उसके लिए रोकथाम की कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, एक चीज़ ये कह रहा था कि आप जब भी प्रेस करते हैं, जब भी जनता के बीच में आप जाते हैं, तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जो स्वरोजगार योजनाएं चल रही हैं बाहरी से राज्यों से जो प्रवासी आ रहे हैं उनका आप विरोध करते हैं, उसमें आपको लगता है कि वो ईमानदारी नहीं है। तो क्यों आप नाराज़ हैं? क्या आप चाहते हैं इन योजनाओं पर जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए? नहीं, हमारी नाराज़गी कहीं नहीं है। हमारी नाराज़गी इस बात को लेकर के, पहले तो खुद प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये जो मनरेगा की योजना उन्होंने देश की पार्लियामेंट में कहा था, मैं मनरेगा को इसलिए समाप्त नहीं करूंगा कि 60-70 साल में कांग्रेस ने राज्य में बेरोजगारी का एक बड़ा आलम तैयार किया, गड्ढे खुदवाए। ये कांग्रेस की असफलता का स्मारक है, तो मैं लोगों को उस ओर इशारा करता रहूँ।
आज जब देश की महामारी आई, उस निपटने के लिए जो प्रवासियों को रोजगार देने के लिए देश में आपके पास मनरेगा के अलावा कोई विकल्प आपने देखा नहीं। हमने 2 मांगे उनसे की। एक तो मनरेगा में जो कार्य योजना थी वो 100 दिन का रोजगार था, आप इसको 200 दिन के रोजगार में बदले 200 दिन का दीजिए। दूसरी हमने मांग की थी कि इसकी जो मजदूरी है वो पर्याप्त नहीं है, इसको कम से कम 300 रुपया होना चाहिए, जबकि प्रधानमंत्री ने मात्र उसमें 20% की बढ़ोतरी की, 185 से 200 रुपया किया। तीसरी चीज हमने उनसे ये कहा था, जो कांग्रेस प्रेसिडेंट ने खुद पत्र लिखे मांगा है कि मनरेगा का काम करने के लिए एक शर्त है कि जो प्रवासी लौट रहे हैं, और सरकार ने माना भी कि हम सबको जॉब कार्ड दे रहे हैं, जॉब कार्ड आप दें, लेकिन जॉब कार्ड के साथ उस योजना को बनाने के लिए जो उसकी प्रोसीजर है उसको तो आपको फॉलो करना पड़ेगा, और उसमें लगभग 2 से 3 महीने लग रहे हैं। तो 3 महीने जो पहले लॉकडाउन जब आपने किया, रोजगार नहीं मिला, बेरोजगार है, पैसा उसके पास नहीं, और अगले 3 महीने तक फिर उसको मनरेगा में वेतन, जब तक वो काम स्टार्ट नहीं होगा वेतन नहीं मिलेगा, वो क्या करेगा, कैसे परिवार का खर्च रहेगा। तो कांग्रेस ने मांग की थी कि इन 3 महीनों का एडवांस वेतन उनको दे दिया जाए, और 3 महीने बाद जब उसको वेतन मिले आप उसको किस्त बांध दीजिए, उसके उस मजदूरी में से उसको कटौती कर ले। एक तो हमारी ये मांग थी जिससे कि अभी से वो अपना परिवार का गुजर बसर करा ले। दूसरी चीज हमने की कि सभी पर्याप्त रूप से मनरेगा में नहीं है। बहुत से जो प्रवासी लोग आए हैं, कोई ITI की भी है, कोई सीनियर ड्राइवरी की ट्रेनिंग की, किसने फिटर है, कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई फार्मासिस्ट है ना, अलग अलग विधाओं में ट्रेन लोग भी हैं। इस तरह के लोगों के लिए मुख्यमंत्री रोजगार हो या प्रधानमंत्री रोजगार में इस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। मैं खुद बास्ती गांव में जब गया था तो 150 लोग वहां पर लौट के आए। उनसे नौजवानों से कोई सूरत से आया था, कोई मुंबई से आया था, कोई दिल्ली से आया था, कोई होटल व्यवसाय में काम करने वाले लोग थे। तो मैंने पूछा कि सरकार की मुख्यमंत्री रोजगार योजना में आपका कहीं रजिस्टर होकर हुआ? उन्होंने कहा हमको कोई जानकारी नहीं है। तो ये जो चीज़ है, प्रोसीजर को भी थोड़ा सा टफ बताया जा रहा है, टफ किया जा रहा है। लोग सरकारी अधिकारी सर्वे को ले जान गए। मैंने वहीं पर से तत्कालीन जिलाधिकारी से अनुरोध किया था, उन्होंने कहा था मैं उद्योग विभाग की या सर्वे टीम को वहाँ पर भेजूंगा। तो सवाल है कि अभी जो लोग आए हैं तो वो क्या काम जानते हैं, क्या उनके पास स्किल है, उसी तरह तो रोजगार को देने की आपको सोचना चाहिए ना। तो हमारी आलोचना है कि उनके कार्यक्रम में जो खामियां हैं उसकी ओर इशारा करते। दूसरी एक महत्वपूर्ण भी चीज़ है कि इस समय ग्रामीण क्षेत्र में भी लोग आ रहे हैं, शहरी क्षेत्र में जो नगर पालिकाओं के अंदर जो बेरोजगार आ रहे हैं, यहाँ से भी तो देश के अंचल में हमने कांग्रेस ने मांग की कि अब मनरेगा का एक शहरी चैप्टर भी शुरू करने की जरूरत है। शहरी क्षेत्र में जो बेरोजगार है, जो शहरी क्षेत्र में इस लॉकडाउन के कारण बेरोजगार हुए हैं, जो विभिन्न राज्यों से आए हैं, उनके लिए भारत सरकार क्या विकल्प दे रही है। तो ये हमारी मांग है। तो हम सिर्फ मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का नकारात्मक संज्ञान आलोचना नहीं करें। हमारा एक पॉजिटिव है कि आप उन कार्यक्रमों के साथ आए तो हम आपके साथ हैं। ठीक है भाषण, धन्यवाद हमसे बातचीत करने, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि महत्वपूर्ण मुद्दों पर वो हमेशा उठाते रहते हैं, और इस तरह से हमारे बागेश्वर नहीं पूरे उत्तराखंड के विशेषकर पर्वतीय क्षेत्र के दर्द को आप लोग बयां करें। बधाई आपको। थैंक यू। तो आप थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा, जिन्हें लगता है कि कोरोना महामारी हो या फिर प्राकृतिक आपदा, दोनों से निपटने में प्रदेश सरकार विफल साबित हुई है। साथ ही उन्हें ये भी लगता है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री स्वरोजगार की जो योजनाएं हैं उनमें ईमानदारी का पूरी तरीके से अभाव है। CCN न्यूज़ के लिए मनोज कुमार के साथ मैं सुरेश पांडे।